हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे सेशन नंबर 162 की और ये सेशन है 6 अगस्त का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो इसका टाइटल क्या है, हाइज एंड लॉज। हाइज और लॉज क्या होता है, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स कह सकते हो, वेरिएशन कह सकते हो, फ्लक्चुएशंस कह सकते हो, उतार चढ़ाव कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही आप नोट करेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अप्स एंड डाउन्स। क्या मतलब है? अप्स एंड डाउन्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, वेरिएशंस, उतार चढ़ाव। किसको लेकर है? जीएसटी मैट्रिक्स को लेकर है। मैट्रिक्स जो होता है ना, वो इंडिकेटर को बोल सकते हैं। इंडिकेटर, संकेतक कह दो, मापक कह दो, है ना, मेजरमेंट करने वाला कह दो। तो जीएसटी जो संकेतक है उसको लेकर एडिटोरियल है, और उतार चढ़ाव का दौर है उसको लेकर है। आगे कह रहा है जीएसटी मस्ट बी फ्यूल्ड। फ्यूल जो होता है ना, इसका मतलब है पावर्ड। ये इसके द्वारा चलना चाहिए, ये इसके द्वारा बूस्ट होना चाहिए, बूस्टेड। ठीक है, तो जीएसटी मस्ट बी फ्यूल्ड, ये पैसिव वॉइस दे रखा है इसने, मॉडल का पैसिव बना दिया, मस्ट बी करके थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो जीएसटी को जरूर से जरूर, मस्ट लगता है, इसका मतलब जरूर से जरूर, कंपल्सन है, बाध्यता है। तो जीएसटी को जरूर से जरूर फ्यूल किया जाना चाहिए, मतलब इसको संचालन किया जाना चाहिए, इसको पावर मिलना चाहिए। किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। मतलब जीएसटी बढ़े। मान लो सरकार ने जीएसटी का बताया आंकड़ा कि हमने जीएसटी बहुत प्राप्त कर ली इस बार, हमारे पास जीएसटी कलेक्शन है काफी ज्यादा हो गया। तो लेखक क्या कह रहा है कि अगर जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ है तो इसका कारण होना चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन इसका कारण होना चाहिए, नॉट इन्फ्लेशन और इंपोर्ट्स। ऐसा नहीं कि महंगाई के कारण बढ़ गया या इंपोर्ट्स के कारण बढ़ गया, आयात के कारण बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो जीएसटी किस तरह से बढ़ना चाहिए? जीएसटी बढ़ना चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण। जीएसटी में वृद्धि अगर हो तो उसका कारण हो घरेलू जो प्रोडक्शन है उसके कारण, इन्फ्लेशन या इंपोर्ट ये कारण नहीं होने चाहिए। इस विषय पर एडिटोरियल है। तो ये बता रखा है किस बारे में है, तो द एडिटोरियल एनालाइजेस द रीसेंट सर्ज। सर्ज का मतलब बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, उछाल होता है। तो ये एडिटोरियल जो है वो एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है हाल फिलहाल जो एक उछाल आया है भारत के जीएसटी कलेक्शन में, और ये कितना पहुंच गया है जुलाई में, ये 2.11 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़ पहुंच गया है जुलाई में। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल है। वित्तीय जो लेख होते हैं उसमें एक प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ी डिफरेंट होती है, हर एक चीज़ की अलग अलग है। पॉलिटी संबंधी को एडिटोरियल पढ़ोगे तो अलग तरीके से उसमें देखने को मिलेगा। आप जब फाइनेंशियल एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो अलग तरीके की शब्दावली मिलेगी, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तो कुछ अलग मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस बैच की सूचना, ये बहुत ही अहम बैच है, मैं यकीन मानिए ये बैच आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो आप समय रहते इस बैच को परचेज कर लें। इस बैच में देखो करना क्या है, आपको हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, एसएससी एक्सपर्ट के नाम से है। हमारी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीम एक्सपर्ट, ये भी ज्वाइन कर लेनी है। इस टीम एक्सपर्ट वाली एप्लीकेशन पे आपको जल्द ही टेस्ट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, आप टेस्ट भी दे पाएंगे। ये जो पेड को अपना जो रिकॉर्डेड बैच है ये भी अवेलेबल है। यहाँ पर अब लगातार हम क्लासेस स्टार्ट कर दी है हमने। अब मेरे ही बात अगर करूँ मैं इंग्लिश की, तो मैंने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, पहला वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो अब क्लासेज लगातार चल रही हैं इस पर। आप रेगुलर देखेंगे, 4 घंटे प्रतिदिन देखेंगे तो आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहेंगी। और हम लोग ये जो है ये आधार मान के चल रहे हैं कि इस बार के एग्जाम में तो आपको हेल्प मिले ही मिले, लेकिन 2027 में तो कोई रोक ही ना पाए आपको। और इसमें इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। केवल इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश का कोर्स है, और बहुत कम कीमत पर है, मात्र 851 रुपए की कीमत पर इंग्लिश का कोर्स उपलब्ध है। ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स चाहिए तो अवेलेबल है, पूरा चाहिए तो अवेलेबल है। वैसे भी बहुत कम फीस हमने रखी है, और ये शुरुआत की फीस है। आगे आपको पता है कि फीस जल्द ही बढ़ जाएगी, तो आप समय रहते इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन और है अपना, पता है आपको, आशीष क्लासेस के नाम से, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच, स्पोकन इंग्लिश का बैच, ट्रांसलेशन का बैच है ना, ट्रांसलेशन में एसएससी ट्रांसलेटर हो या फिर आपके आरआरबी ट्रांसलेटर हो, या और कोई ट्रांसलेटर का कोई एग्जाम हो, या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ट्रांसलेशन आएगा, आरएएस में भी ट्रांसलेशन आएगा, उन सब में अहम भूमिका निभाएगा। और एक लीगल ट्रांसलेशन का बैच भी है जहां अभी तक 40 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं एरर वाला पार्ट, एरर
देखो पढ़ना स्टार्ट करो, देखिए आप क्या क्या गलतियां निकाल सकते हो। द जीएसटी ग्रोस 2.11 लाख करोड़ ऑन जुलाई। सबसे पहली बात तो मंथ का नेम आएगा तो इनका प्रयोग करेंगे। अब ये जुलाई की बात है, इसका मतलब पास्ट की बात चलेगी तो आ जाए ग्रोस्ड। ग्रोस्ड का मतलब टोटल कलेक्शन इतना हुआ, तो जीएसटी का जो कलेक्शन है टोटल वो इतना हुआ जुलाई में। एक्सपेंड होते हुए, विस्तार लेते हुए, किसके विद नहीं आएगा, एक्सपेंडिंग बाई मतलब यहां तक का विस्तार हुआ इसमें 15.4% ईयर ऑन ईयर, साल दर साल अगर देखें पिछले साल की तुलना करें तो इतने प्रतिशत तक का उछाल यहां पे आया है। अब ये जो चीजें हैं यहां से यहां तक, इसके लिए दैट आ रहा है, दैट की वर्ब है कुड इंडिकेट। अब कुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी तो ये इंडिकेट कर सकता है दैट की भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी तो निश्चित एन नहीं आएगा, दी इंडियन इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक वचन है तो इज आएगा। रिजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। रिजिलियंट वैसे लचीला होता है। अब लचीला और मजबूत दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लचीलापन अगर कोई चीज में है इसका मतलब यूं है कि वो उसी स्थिति में वापस आ जाता है। मान लो आपके दुख की घड़ी आई और आप थोड़े से मायूस हुए, लेकिन फिर से आपको बाउंस बैक करने की क्षमता है आप में, तो वैसे तो लोग कहेंगे ना बहुत मजबूत व्यक्ति है। और वैसे लचीलापन है जीवन में, ऐसे नहीं है, फर्मनेस नहीं है कि एक जगह पे अटक गए कि कुछ गलत हो गया तो हमने काम करना ही छोड़ दिया, एक बार ही प्रयास किया उसके विषम प्रयास नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। इसमें बाउंस बैक करने की क्षमता होती है, इसलिए इस रिजिलियंट का मतलब होता है मजबूत या लचीला दोनों। तो गलतियां, एक तो ग्रॉस्ड आएगा, पास्ट की बात है, एक इन आएगा, मंथ का नेम है इसलिए, और एक्सपेंड कहां तक हुआ इसके लिए बाई आएगा, और फिर कुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, इंडियन इकोनॉमी के पहले द आएगा, और इज अर्थव्यवस्था एक वचन है इसलिए इज आएगा। इट कंसील्स आएगा, इट एक वचन है तो यहां पे आएगा कंसील्स। कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो ये छिपाता है किसको? ए अनइवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेजेक्ट्री। वैसे तो एन आना चाहिए अनइवन को देखकर, लेकिन यहां पे कोई ट्रेजेक्ट्री भी कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो निश्चित मान सकते हो उसको, तो दे भी लग सकता है, और वैसे यहां पे एन भी लग सकता है, ए तो नहीं लगेगा। अनइवन का मतलब होता है जो इक्वल नहीं है, समान नहीं है, डिसिमिलर है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब रुझान मानिए, ट्रेंड मान लीजिए। वैसे तो पाथ या कोर्स होता है, ट्रेंड, पाथ या कोर्स, रुझान, रास्ता, ये सब इसका मतलब है। तो ये छिपाता है अनइवन इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेजेक्ट्री को, ये छिपाता है एक असमान आंतरिक और बाहरी रुझान को, एंड डिस्पैरिटी और असमानता को अमंग इंडिया, अमंग इंडिया नहीं, विद इन इंडिया, भारत के भीतर भीतर, अमंग तो वैसे ही दो से ज्यादा के लिए आता है, तो विद इन इंडिया, इनसाइड इंडिया, भारत के भीतर भीतर, ये मतलब है। अच्छा, यहां पे डिस्पैरिटीज, ट्रेजेक्ट्रीज ये भी हो सकता है, दे लगा रहे हो तो आप की होगी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रुझान जो जो रहे हैं यह छिपाता है। अब एक्चुअल में हमें कहानी नहीं पता ना अभी तक कि किसके बारे में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए हम अंदाजा सा लगा रहे हैं, अदरवाइज कहानी पता होगी तो फिर आपको पता लग जाएगा क्या लगना चाहिए। इट को देखकर तो कंसील्स लगाया एक वचन, फिर अनइवन से पहले ए नहीं आएगा, एन लगा सकते हो अगर एक ही है तो, अदरवाइज एक से अधिक है तो ट्रेजेक्ट्रीज और डिस्पैरिटीज मानकर दे भी लगा सकते हो आप, और विद इन इंडिया। आईजीएसटी फास्टर पिकअप, तो ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जो समेकित, जो कुल मिलाकर जीएसटी है, ये इंटीग्रेटेड के लिए आता है, इसका फास्टर पिकअप जो हुआ, इसका अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। इसका जो बहुत तेज गति से जो पिकअप हुआ, उछाल आया, मोमेंटम इसने पकड़ा, स्टार्ट्स वाइल अ पोस्ट पेंडेमिक रिकवरीज, तो ये स्टार्ट्स नहीं, स्टार्टेड, ये शुरू हुआ। कब हुआ? ये उस दौरान शुरू हुआ, ड्यूरिंग लगाओ, वाइल तो जबकि का मीनिंग देता है। पोस्ट पेंडेमिक जब रिकवरी चल रही थी उस दौरान ये शुरू हुआ, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के दौरान। पोस्ट पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया? वैश्विक महामारी जब आई थी उसके बाद की जो रिकवरी रही थी उसके बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी कर दीजिए, रिकवरी जो हुई थी, जो उद्योग धंधे ठप हो गए थे, और पोस्ट पेंडेमिक मतलब कोरोना के बाद में चूंकि रुकी हुई चीजें थी तो एक साथ में सामने आई थी तो उछाल आया था, उसको बोला है रिकवरी। 10% to 12% डेप्रिसिएशन, अब ये देखो 10 से 12% का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब है मूल्य का गिरना, वैल्यू का डिक्लाइन होना, तो एक वचन है तो ये करो। ऑफ द इंडियन डिनोमिनेशन, किसका? ओ, ये संबंध बताने के लिए ये वाला लगता है OF, जिसको अव या ऑफ आप बोलते हैं। OFF जो होता है वो सेपरेशन के लिए लगता है, अलग करने के लिए लगता है। तो ये कह रहा है कि 10 से 12% का अवमूल्यन, किसका? भारतीय करेंसी का। इंडियन डिनोमिनेशन मतलब इंडियन करेंसी, इसका मतलब करेंसी है। अबाउट द पास्ट ईयर,
किस दौरान? पिछले साल के दौरान। अबव नहीं करके ओवर लगा सकते हो, ओवर का मतलब भी ड्यूरिंग होता है और ड्यूरिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। पिछले वर्ष के दौरान, अब हैव नहीं आके डेप्रिसिएशन जो है एक वचन है तो हैज आएगा। इट्स पॉजेसिव चाहिए तो इट्स ये वाला आएगा, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में ऑन लगेगा, रिफ्लेक्शन ऑन का मतलब प्रभाव कह रहा है, तो ये इसका प्रभाव किस पर? रूपी कोस्ट, ठीक है। तो ये यहां पे ऑन रूपी कोस्ट। अब रूपी जो है करेंसी है तो द रूपी कोस्ट दे ही रखा है आपको। एक बार फिर समझना, 10 से 12% का डेप्रिसिएशन किसमें? भारतीय मुद्रा में। किस दौरान? पिछले वर्ष के दौरान। इसका प्रभाव है किस पर? रूपी के कोस्ट पर। अगला है द सर्विस विटनेस ए स्लोवेस्ट ग्रोथ। पहली बात तो स्लोवेस्ट से पहले दे लगेगा, मोटा मोटा आपको ये दिख रहा है। ग्रोथ नहीं हो के ग्रोथ, सबसे धीमी गति की ग्रोथ। और किस में? 53 महीनों में, 53 मंथ्स में, तो इन लगाओ। ये इनटू तो गति के लिए लगता है, ये इनटू तो मूवमेंट के लिए लगता है। द सर्विस विटनेस्ड आएगा, क्योंकि विटनेस का वैसे विटनेसेस होता, सर्विस एक वचन है, तो अगर आप प्रेजेंट में बनाओगे भी तो भी विटनेसेस, गलत तो है ही, लेकिन प्रेजेंट में बनाओगे तो एक्चुअल में क्या है? ये रूटीन हो जाएगा, जबकि रूटीन की बात कर नहीं रहा, इसलिए इसको ठीक रहेगा, क्या कर दो? विटनेस्ड। तो सर्विस जो है, ये जो सेवा क्षेत्र है, उसने विटनेस किया, सामना किया, अनुभव किया सबसे धीमी वृद्धि का, किसमें? 53 महीनों में। और 53 मंथ है तो मंथ्स करो, क्योंकि एक से ज्यादा है। ये कुछ गलतियां इसमें थी। ये तो एरर वाला सेगमेंट हमने डिस्कस किया है, और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और मैं बता दूं, रात 8 बजे एसएससी एक्सपर्ट जो चैनल है वहां पर वोकैबुलरी की क्लास आज होगी, सेशन नंबर 13 होगा। आप वहां पे जुड़िए, आप वहां पे क्लासेस देखिए रेगुलर। यकीन मानो मैं वही पढ़ा रहा हूं, और आपको पता है इस बात का कि हम वही डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सटीक अप्रोच लेकर, इधर उधर की बातें हम करते नहीं है। तो आपके जो 13 नंबर का सेशन आज होना है, वहां पर हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे। पिछले 12 क्लासेस भी आप देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, एसएससी एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर पिछले सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और ना केवल इंग्लिश का, बाकी हर सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे भी आप जुड़ें और आज की क्लास को देखें और समझें कि कितना आसानी से वोकैबुलरी याद हो सकती है मल्टीपल रिवीजन्स के थ्रू, या नेमोनिक इमेजेस के थ्रू, या सेंटेंसेस के माध्यम से, है ना। बहुत सारी चीजें वहां पे बताता हूं मैं आपको, वो देखिएगा क्लास। अब देखो साहब क्या कहना चाह रहा है इसमें, इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं, रिजिलियंट शब्द है, इसका मतलब लचीला या मजबूत है। कंसील का मतलब छिपाना है। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ, रूट या कोर्स है। डिस्पैरिटी का असमानता है। और फेरेट आउट का डिस्कवर करना है, खोजना है, पता लगाना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलना। आपको जहां लगे कि साहब ये तो बिल्कुल नया है, मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा है, उसको नोट कर लेना। जो चीज आपने जीवन में नहीं देखी है वो नोट कर लेना, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो, दैट जीएसटी ग्रोस्ड, दैट को छोड़ दो अलग, जीएसटी सब्जेक्ट है, ग्रोस्ड वर्ब है। ग्रोस्ड का मतलब है कलेक्टेड कह सकते हो। ग्रोस्ड जो शब्द है इसका मतलब है कलेक्टेड, इतना पैसा इकट्ठा हुआ या इतना पैसा कमाया, अर्नड कह सकते हो। तो टोटल मिलकर इतना पैसा हुआ 2.11 लाख करोड़। कब की बात है? जुलाई की। ये पर्टिकुलर मंथ है इसलिए इन आ रहा है। एक्सपेंडिंग बाई, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? विस्तार होना। तो एक्सपेंड का मतलब है विस्तार होना। इसका मतलब हो गया कि इतना विस्तार लेते हुए, इतना इंक्रीज होते हुए, ठीक है। इसको आप इंक्रीजिंग बाई भी कह सकते हो, इंक्रीजिंग बाई। बाई का मतलब ये लेवल बता रहा है इस तक, 15.4% तक, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल। ये भी यहां पे काम की बात हम डिस्कस करेंगे। द सेकेंड बेस्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 27। ये जो वित्त वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का, जिसे वित्त वर्ष 27 कहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो वित्त वर्ष है इसमें ये दूसरी सबसे बढ़िया ग्रोथ है। कुड इंडिकेट, अब ये पूरी जो कहानी है जीएसटी ग्रोथ से लेकर ईयर ऑन ईयर तक, इसके लिए आपको दैट दे रखा है, इसकी वर्ब है कुड। ये इंडिकेट कर सकता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंडिकेट मैन वर्ब हो गई। तो ये इंडिकेट कर सकता है, संकेत दे सकता है, दैट कंजंक्शन है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है? रिजिलियंट है। रिजिलियंट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, स्ट्रांग है। एक बार फिर समझना, कह रहा है कि जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ? 2.11 लाख करोड़। कब की बात है? जुलाई की। तो जुलाई में इतने पैसे आए, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई ये अगर साल दर साल देखोगे तो पिछले साल की तुलना में 15.4% का विस्तार हुआ, 15.4% कलेक्शन ज्यादा हुआ।
ये बात भी समझ में आ गई। तो ये ऐसा बता सकता है, दिखा सकता है कि भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी स्ट्रांग है, ये मतलब है इसका। ठीक है, आगे देखो, बट इट कंसील्स, लेकिन लेखक कह रहा है, ये कंजंक्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। कंसील्स का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना, लेकिन ये छिपाता है किसको? अनइवन। अनइवन का मतलब है अनइक्वल। अनइवन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? जो इरेगुलर हो या अनइक्वल हो। तो ये छिपाता है किसको? असमान आंतरिक और बाहरी ट्रेजेक्टरीज को। ट्रेजेक्टरी का ट्रेंड भी होता है, कोर्स भी होता है, पाथ भी होता है, रुझान, और डिस्पैरिटीज असमानताओं को, ये भी अनइक्वलिटीज होता है। विद इन इंडिया, भारत के भीतर, ये प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है इनसाइड। अब ये दूसरा फुल स्टॉप आ गया, दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ, एक बार फिर समझो। बट इट कंसील्स दैट, लेकिन ये जो कहानी है ये छिपाती है असमान आंतरिक और बाहरी जो पाथ है, रास्ते हैं, रुझान हैं उनको, और असमानताओं को जो भारत के भीतर हैं। द 26.9% ग्रोथ, तो 26.9% की वृद्धि है किसमें? इंपोर्ट आईजीएसटी में। ठीक है, विज अ वी, ये प्रेपोजिशन होता है भाई, विज अ वी ये प्रेपोजिशन है, नोट करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता है कंपेयर्ड विद या इन रिलेशन टू। का मतलब क्या होता है? कंपेयर्ड विद, इसकी तुलना में। ठीक है, कंपेयर्ड विद, या इसको कहेंगे वर्सेज, या कहेंगे इन रिलेशन टू, किसकी तुलना में? 4.5% बढ़ोतरी की तुलना में। बढ़ोतरी किसमें हुई? डोमेस्टिक रेवेन्यूज में, मतलब घरेलू आय में। फेरेट्स आउट, अब फेरेट्स आउट जो है वो इस ग्रोथ की वर्ब है, ये निकालता है। फेरेट आउट का मतलब होता है खोजना, पता लगाना, ये पता लगाता है द क्रिटिकलिटी, उस पेचीदगी का, इन द ट्रेड लेड टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी का मतलब है टैक्स का जो बढ़ना है, कर जो बढ़कर आया है, टैक्स का कलेक्शन जो बढ़ा है, वृद्धि जो हुई है, ग्रोथ जो हुई है, उसको बोला टैक्स बायंसी, है ना। इसका मतलब है रेवेन्यू ग्रोथ जो हुई है, रेवेन्यू ग्रोथ। फुल स्टॉप लगा, एक बार फिर समझना क्या कह रहा है। 26.9% की वृद्धि किसमें? इंपोर्ट आईजीएसटी में। किसकी तुलना में? 4% वृद्धि की तुलना में। ये वृद्धि किसमें हुई थी? डोमेस्टिक रेवेन्यूज में। तो ये जो ग्रोथ है इसकी तुलना में ये फेरेट आउट करती है, खोजती है उस क्रिटिकलिटी को, उस पेचीदगी को, उस मुश्किल चीज को जो ट्रेड लेड टैक्स बायंसी में देखने को मिलती है। मतलब व्यापार के नेतृत्व में जो टैक्स बायंसी आई है। ट्रेड लेड का मतलब वो टैक्स बायंसी या वो टैक्स का बढ़ना जो ट्रेड के कारण हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आईजीएसटी इज फास्टर पिकअप। आईजीएसटी का वो तेज जो पिकअप है, पिकअप का मतलब मोमेंटम, जो गति पकड़ी है इसने। आईजीएसटी ने जो गति पकड़ी है, स्टार्टेड ये इसकी वर्ब है, ये शुरू हुई, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। कब शुरू हुई? पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के दौरान, जब पेंडेमिक के बाद। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और प्री होता है पहले, ये प्रीफिक्स होते हैं। पोस्ट होता है बाद में, प्री होता है पहले, ये क्या है? प्रीफिक्स। जो किस दौरान हुई? पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के दौरान, मतलब पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी है उस दौरान। रिफ्लेक्टिव ऑफ, रिफ्लेक्टिव ऑफ का मतलब होता है ये संकेत देता है, ये इंडिकेटिव ऑफ है। रिफ्लेक्टिव ऑफ का मतलब है इंडिकेटिव ऑफ, मतलब ऐसा संकेतक होना, संकेत देना, इसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टिव ऑफ। ठीक है, तो ये इंडिकेटिव ऑफ है, ये शोइंग है, ये दिखाता है, ये मतलब है इसका। क्या दिखाता है? ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन, कि वैश्विक वस्तुओं के महंगाई जो है उसको दिखाता है। कमोडिटी मतलब वो वस्तु जिसको हम बेचते खरीदते हैं। हायर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स को आयात किया गया है। कैपिटल गुड्स का मतलब बताया हुआ है मैंने आपको। कैपिटल गुड्स का मतलब है वो गुड्स, वो सामान जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आपको चाहिए। जैसे मशीनरी, मान लो कोई आपने बिजनेस स्थापित किया और बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए? मशीन चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो कैपिटल गुड्स में माना जाएगा। तो उसका बहुत ज्यादा हायर इंपोर्ट। एंड द रुपीज डेप्रिसिएशन, और रुपए का अवमूल्यन। ठीक है, रुपए से पहले दय लगेगा, रुपए से पहले दय, क्योंकि करेंसी का नेम है, इंपॉर्टेंट है ये बात। तो यहां पे फिर समझो, आईजीएसटी का फास्टर पिकअप जो है, आईजीएसटी का तेज गति इसने पकड़ी है, वो कब से शुरू हुई थी? पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के दौरान शुरू हुई थी। तो ये संकेत देता है कि ग्लोबल कमोडिटी में इन्फ्लेशन को दिखाता है, हायर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स को दिखाता है, और रुपये के डेप्रिसिएशन को दिखाता है। बात समझ में आ गई? अब एक बार मैं फिर समझा देता हूं, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से समझना, बड़े ही आसान शब्दों में। एक बार कुछ नोट करना चाहते हैं, नोट कर लो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं।
देखो कि जीएसटी जो है जुलाई में आई इतने रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 15.4% तक की बढ़ोतरी में है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि भारत की जो करेंसी है, भारत जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही स्ट्रांग है, कि जीएसटी खूब आ रही है। लेकिन ये जो तथ्य है कितने लाख करोड़ रुपए, ये छिपाता है भारत के भीतर जो असमानता है और आंतरिक और बाहरी जो रुझान है उसको छिपाता है। अब ये आगे समझा रहा है कि 26.9% की जो ग्रोथ हुई थी इंपोर्ट आई जीएसटी में। ठीक है, विजावी भाई वो जीएसटी जो इंपोर्ट करने पर लगी है, भारत ने कुछ सामान लिया है दूसरे देश से, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है जीएसटी में, किसकी तुलना में? घरेलू आय में जो 4.5% की बढ़ोतरी हुई है उसकी तुलना में। बात समझ में आ रही है कि भारत में घरेलू अगर आप देखोगे रेवेन्यू वो तो इतना ही बढ़ा, लेकिन इंपोर्ट करने से जीएसटी जो लगी है वो इतनी लगी है। तो ये दिखाता है उस पेचीदगी को, जो पेचीदगी दिखती है कि टैक्स में जो उछाल आया है वो ट्रेड लेड है। ट्रेड लेड का मतलब हो गया व्यापार के आधार पर, व्यापार ने इसको लीड किया है, मतलब आपने व्यापारी तो किया, दूसरे से सामान मंगवाया है, तो वो जो जीएसटी में उछाल है वो उस कारण से आया है कि सामान, देखो आप जीएसटी तो हर चीज पे लगता है, आप कुछ खरीदोगे तो लगेगा, आप कुछ बेचोगे तो लगेगा। तो ये जो जीएसटी लग रहा है ना, तो ये जो जीएसटी है वो ट्रेड लेड टैक्स बायोंसी को, क्रिटिकलिटी को दिखाता है। आईजीएसटी का जो फास्टर पिकअप है, आईजीएसटी ने जो गति पकड़ी है वो शुरू हो गई थी कोरोना के बाद की रिकवरी के दौरान ही। तो ये दिखाता है कि पूरे विश्व भर में सामान जो है महंगा हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया गया है कैपिटल गुड्स का, और ये इंपोर्ट जीएसटी है ऐसा मान लो। आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड नहीं मान के इसको इंपोर्ट मानिए, इंपोर्ट जीएसटी है ये, इंपोर्ट करने पर जो जीएसटी लगा है उसकी बात कर रहा है। तो ये इंपोर्ट जीएसटी जो बढ़ी है इसका मतलब ये मानो कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हुई है, ये दिखाता है। ठीक है, और दूसरा यहां मतलब पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के दौरान ये शुरू हुआ था, तो ये दिखाता है कि पूरे विश्व भर में सामान है महंगा हुआ है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा यहां पे इंपोर्ट किया गया है कैपिटल गुड्स का, और तीसरी बात रुपए का अवमूल्यन हुआ है, ये दिखाता है। डॉलर में खरीदा है आपने सामान, जो खरीदा है, मान लो अमेरिका से कोई सामान आया उसको हमने खरीदा, तो यहां पे जो जीएसटी लग रही है, सीधी सी बात है हमारा रुपए जो है वो डॉलर की तुलना में कमजोर ही हुआ है, डेप्रिशिएट हुई है इसकी वैल्यू, तो आपको ज्यादा जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो इस जीएसटी में जो उछाल आया है इंपोर्ट जीएसटी में, इन कारणों से आया है, ये समझाना चाह रहा है। आईजीएसटी का मतलब इंपोर्ट जीएसटी से है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पर। डेप्रिसिएशन का अवमूल्यन या गिरावट होता है, डिवैल्यूएशन या डिक्लाइन। डिनोमिनेशन का मतलब करेंसी, वैल्यू या यूनिट है, मूल्य वर्ग है। रिफ्लेक्शन का प्रतिबिंब है, प्रभाव है, इंडिकेशन है या कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्स्टिट्यूट का मिलकर बनाना है, कंपोज, फॉर्म या मेकअप है। और बुलियन जो होता है सोने या चांदी की ईंटों को बोलते हैं, सोने चांदी को बोलते हैं। देखो 10 पहले इसको मैं, जो पिछला स्लाइड था उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी वो और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये जो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट है कि नाउन आ जाए, दो नाउन्स हैं, नाउन 1 और नाउन 2, ये दोनों मान लो सिमिलर है, दोनों ही समान है, और बीच में यहां प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये जो नाउन है सिंगुलर आएगी और ये भी सिंगुलर आएगी। तो ईयर ऑन ईयर में क्या था, ये जो एग्जाम्पल था ईयर ऑन ईयर, इसमें दोनों नाउन सेम है, लेफ्ट राइट में आपको ईयर दे रखा है, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, बीच में प्रेपोजिशन है, और इसके साथ अगर वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर आती है, ये नाउन में पढ़ते हो आप। अगला जो है इसके अंदर काम की बात, वो पर्टिकुलर मंथ या ईयर वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर आप किसी विशेष मंथ की बात कर रहे हो या ईयर की बात कर रहे हो तो इसके साथ में हमें इन का प्रयोग करना होता है। पर्टिकुलर मंथ या ईयर से पहले इन का प्रयोग करना होता है। दो बातें। तीसरी बात, ये विज अवी वाला ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये विज अवी है। ठीक है, विज अवी, ये विज अविज नहीं पढ़ते, इसको प्रेपोजिशन कहा जाता है अगर इसकी वर्ड कैटेगरी आपसे पूछ ले, और इसका मतलब होता है इन कंपैरिजन टू। ठीक है, मतलब इसके तुलना में, कंपेयर्ड विद, वर्सेज, इन रिलेशन टू, और तो कुछ विशेष नहीं था इसमें। और एक रुपी जो है करेंसी है, करेंसी से पहले द लगता है, तो ये ध्यान रखना। तो नेम ऑफ करेंसी जो है, नेम ऑफ करेंसी, इससे पहले किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। ठीक, आगे देखो,
अब कह रहा है 10 to 12% जो डेप्रिसिएशन है इंडियन डिनोमिनेशन का, मतलब भारतीय मुद्रा, भारत की जो करेंसी है रुपए, उसमें कितना गिरावट आई है, 10 से 12% की गिरावट आई है, इसका डिवैल्यूएशन हुआ है, इसका अवमूल्यन हुआ है। तो ये जो अवमूल्यन हुआ है 10 से 12% का, ये सब्जेक्ट किसका डिनोमिनेशन हुआ, किसका डिवैल्यूएशन हुआ है, इंडियन डिनोमिनेशन का। किस दौरान, ये ओवर जो है इसका मतलब है ड्यूरिंग, किस दौरान, लास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान। एड हैड इट्स रिफ्लेक्शन ऑन, इसका प्रभाव पड़ा, है ना, ये हैड जो है डेप्रिसिएशन की वर्ब है, हैव की सेकेंड फॉर्म, इसका अपना प्रभाव पड़ा किस पर, रुपी कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, द रुपी कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स। इसको सीधा सीधा समझो, इनको खरीदने में जो पैसा हमें चुकाना पड़ा वो ज्यादा चुकाना पड़ा क्योंकि अवमूल्यन हो गया था। दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट, और ये जो शब्द ले रखे हैं, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, ये जो हैं ये सारे के सारे मिलकर ये सब्जेक्ट हो गया, ये लॉन्ग डैश बता रहा है इनके बारे में। कलेक्टिवली ये सामूहिक रूप से ये एडवर्ब हो गया। कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं मिलकर, कितना, एज मच एज 50%। अच्छा सीधा लिख देते 50%, मान लो क्या फर्क पड़ता है उससे, ऐसा कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50%, मतलब ये मिलकर बनाते हैं 50%, आधा कवर करते हैं। तो क्यों लगाया एज मच एज, क्योंकि अगर आपको कोई मात्रा बहुत ज्यादा है ये दिखाना हो कि 50% तो बहुत हो गया, ये 4 आइटम मिलकर ही 50% टोटल इंपोर्ट का दिखा रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी दिखाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम एज मच एज, और अगर काउंटेबल होता तो एज मैनी एज का प्रयोग करते। ठीक है, तो टोटल इंपोर्ट का इतना कवर करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, कॉन्ट्रीब्यूट में टू लगता है, योगदान देते हुए, किसमें, हायर इंपोर्ट बिल, कि आपको जो खरीदा इन सब चीजों को, तो बिल बना आपका, और बिल में पैसा आपको ज्यादा देना पड़ा, आयात जो आपने किया ज्यादा पैसा देना पड़ा, क्योंकि रुपए जो है आपका वो डॉलर के मुकाबले नीचे आ गया है, इसका अवमूल्यन हो गया है। रिपीट कर रहा हूं, 10 से 12% का डेप्रिसिएशन, 10 से 12% का अवमूल्यन, किसका, भारतीय मुद्रा का, मतलब रुपए का, किस दौरान, पिछले साल के दौरान। इसका प्रभाव था किसमें, जो कीमत चुकानी पड़ी इन आइटम्स के लिए, उसमें। ये क्या है, ये टोटल जो इंपोर्ट भारत करता है उसका 50% ये चीजें इंपोर्ट करता है। ठीक है, और इस प्रकार से हायर इंपोर्ट बिल यहां पे बना, ज्यादा बिल पे करना पड़ा। ऑल्दो गोल्ड इंपोर्ट्स एडेड, ऑल्दो जो है वो कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, यद्यपि। अच्छा, ऑल्दो के बाद में या तो कॉमा लगाते हैं या यट लगा सकते हैं। ऑल्दो के साथ कंजंक्शन के रूप में या तो लगाते हैं कॉमा या लगाते हैं यट। हालांकि गोल्ड इंपोर्ट जो हैं, सोने का जो आयात है, एडेड टू, एडेड टू का मतलब होता है इसमें जोड़ना, इसमें शामिल करना, एड में टू ही लगता है। हायर आईजीएसटी कलेक्शंस, तो ये कह रहा है हालांकि सोने का जो आयात किया उसके कारण भी ज्यादा बना ये बिल आईजीएसटी का। ठीक है, सप्लाई फेल, फिर भी सप्लाई जो है वो गिर गई, सप्लाई मतलब आपूर्ति गिरी, कहां तक, 6 साल के निम्न स्तर पर। किस कारण से, लोअर बुलियन इंपोर्ट्स, क्योंकि अब की बार जो सोने चांदी की जो ईंटें हैं उसका आयात गिरा, और कितना गिरा, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये गिरा, विच फेल 22%, इतना गिर गया। फेल जो है वो फॉल की सेकेंड फॉर्म है, फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फेल सेकेंड फॉर्म है, फॉलन थर्ड फॉर्म है। फेल, फॉल, फेल, फॉलन, फिर समझ लो। यद्यपि गोल्ड इंपोर्ट जो है उसमें, गोल्ड इंपोर्ट जो भी हुआ, हमने जो आयात किया सोने का, उसने हायर आईजीएसटी कलेक्शन में ऐड हुआ है। ठीक है, एडेड टू मतलब इसने बढ़ा दिया, आईजीएसटी कलेक्शन जो हुआ है, इंपोर्ट जीएसटी, इंपोर्ट के कारण जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं, वो ज्यादा हुआ तो उसमें सोने का आयात भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये जो है फिर भी सप्लाई जो है वो गिरी है, 6 साल के लो स्तर पर पहुंच गई है। कारण ये है कि आयात जो है वो कम हुआ है सोने चांदी की ईंटों का, और कितना कम हुआ है, 22% तक गिरा है। तो एक तो भाई काम की बात यहां पे ये है कि ओवर जो है वो ड्यूरिंग के अर्थ में आ सकता है। ओवर का प्रयोग हम ड्यूरिंग के मीनिंग में कर सकते हैं, के दौरान के अर्थ में कर सकते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा यहां पे ध्यान ये रखना, आप दूसरा ध्यान रखना, ये एज मच एज और एज मैनी एज का प्रयोग जब हम करते हैं, ये हम इंटेंसिटी दिखाने के लिए करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं कि संख्या या मात्रा जो है वो ज्यादा है, टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए करते हैं। दो बातें। तीसरी बात यहां पे ये है कि फॉल और फेल दो वर्ब्स होती हैं,
एक तो फॉल होता है जिसका मतलब गिरना है, इसकी सेकेंड फॉर्म करते हैं फेल, थर्ड फॉर्म करते हैं फॉलन, इसका मतलब तो होता है गिरना। और एक वर्ब होती है फेल, सेकेंड फॉर्म करेंगे फेल्ड और थर्ड फॉर्म करेंगे फेल्ड, इसका मतलब होता है गिराना। फॉल का मतलब गिरना है, फेल का मतलब गिराना है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट पे देखो, पढ़िए इसको। इसमें देखो नोटेबली का मतलब होता है विशेष रूप से, स्पेशली, पर्टिकुलरली। ट्रैक्शन का मतलब है ग्रिप, मोमेंटम, पुल, खिंचाव या गति, मोमेंटम के अर्थ में आया है। एड वैलोरम का मतलब होता है वैल्यू बेस्ड टैक्स होता है, मूल्य आधारित टैक्स और मूल्य के अनुसार टैक्स, जिसका मूल्य ज्यादा टैक्स ज्यादा, मूल्य कम टैक्स कम, उसको एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं। विटनेस का मतलब देखा गया, एक्सपीरियंस किया गया, और बायंसी का मतलब है उछाल या तेजी। देखो हाई WPI इन्फ्लेशन, WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो ये जो WPI इन्फ्लेशन है वो ज्यादा, हाई WPI इन्फ्लेशन। नोटेबली मुख्यतया एडवर्ब है। एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, मुख्यतया कहां पर? विनिर्माण संबंधी लेवल, जब मैन्युफैक्चर होता है उस स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को विनिर्माण बोलते हैं। इस बार कितना रहा? 7.18% इस जून में। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है के मुकाबले, इन रिलेशन टू, इस अगेंस्ट का मतलब है के मुकाबले, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध भी होता है और अगेंस्ट तुलना करने के लिए भी आता है। किसकी तुलना में? 1.52% की तुलना में। और ये कब था? एक साल पहले के समय में था। अ ईयर, ईयर से पहले ए लगेगा। एक्सप्लेन्स, ये हाई WPI इन्फ्लेशन समझाता है, व्याख्या करता है ट्रैक्शन की गति आई है किसमें? डोमेस्टिक रेवेन्यूज में। इन एन एड वैलोरम टैक्स सिस्टम, किसमें? इस टैक्स सिस्टम में। अमिड, अमिड मतलब इस बीच, प्रेपोजिशन है। 5 ईयर लो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये रिपीट हो गया। 5 साल, 5 ईयर लो, 5 साल में जो कम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रही है उसमें, एज सीन, जैसा कि देखा गया, फ्रॉम द HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI, इस इंडेक्स में देखा गया। एक बार फिर समझो, हाई WPI इन्फ्लेशन का मतलब हो गया, हाई मतलब ज्यादा, एडजेक्टिव है। WPI इन्फ्लेशन कंपाउंड नाउन है। तो ये कह रहा है कि WPI इन्फ्लेशन अगर देखोगे, थोक मूल्य सूचकांक में जो महंगाई देखोगे वो बहुत ज्यादा रही, मुख्यतया मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर बात कर रहा है। WPI लेवल कब बता रहा है? WPI इन्फ्लेशन कब बता रहा है? जब मैन्युफैक्चरिंग लेवल हो तब। ठीक है, तो ये जो है वो 7.18% पर रही इस जून में। किसकी तुलना में? 1.52% की तुलना में, जो एक साल पहले के समय रही थी। तो ये दर्शाता है, ये एक्सप्लेन करता है क्या? कि डोमेस्टिक रेवेन्यू में उछाल आया है। डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है उसने मोमेंटम पकड़ा है। ठीक है, और किस आधार पर पकड़ा है? एड वैलोरम टैक्स सिस्टम के आधार पर, मूल्य अनुसार टैक्स जो लग रहा है उस आधार पर। किस बीच? 5 साल के लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बीच, जैसा कि देखा गया इससे। फिर समझा रहा हूं, समझना। जो WPI इन्फ्लेशन ज्यादा रही, अब की बार कितनी रही इस जून में? ये आंकड़ा बता रहा है 7.18% पे रही है, जबकि एक साल पहले कितनी थी? 1.52% थी। तो ये जो बढ़ा है WPI इन्फ्लेशन, ये दिखाता है कि घरेलू जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। घरेलू रेवेन्यू क्यों बढ़ा है? मतलब घरेलू स्तर पर जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स ज्यादा आया है। क्यों आया है? क्योंकि अगर ये एड वैलोरम टैक्स के आधार पर आया है, किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है वहां ज्यादा टैक्स लगाया गया है, किसी वस्तु की कीमत कम है वहां कम कीमत, कम टैक्स लगाया गया है। तो इस आधार पर चूंकि होलसेल में पैसा गया, होलसेल में सामान गया, तो ज्यादा सामान गया, ज्यादा टैक्स उस पर लगा, मूल्य ज्यादा हो गया उसका, ज्यादा टैक्स लगा। तो इस सिस्टम के आधार पर, और किस बीच? 5 साल की लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बीच, कि 5 साल में तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थोड़ी कम रही है ना, जैसा कि देखा गया था HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के अनुसार। ये तो नाम ही है, तो पढ़ना ही नहीं है। द सर्विसेज विटनेस्ड, ये जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उसने विटनेस किया। विटनेस किया मतलब सामना किया, क्या? स्लोवेस्ट ग्रोथ का, यहां पे दे लग जाएगा भी, स्लोवेस्ट ग्रोथ। इसने सामना किया सबसे कम वृद्धि का, सबसे धीमी वृद्धि का। किसमें? 53 मंथ्स में। कैसे? रियल इस्टेट और बिजनेस सर्विसेज जो हैं, जो रियल एस्टेट मतलब जमीन बेचना खरीदना, ये बिल्डिंग्स वगैरह वाला काम, और बिजनेस सर्विसेज जो हैं, रिकॉर्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट राइज, इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की इन चार्जेस में, जो चार्जेस लगाए उसमें। बट द सेक्टर GST, लेकिन इस सेक्टर की जो GST बायंसी है, GST कलेक्शन में जो उछाल है, इज कंसंट्रेटेड, वो उछाल
कंसंट्रेटेड है, क्लस्टर्ड है, फोकस्ड है, एक जगह पे केंद्रित है, ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से। कई जगह पे बिजनेस ठीक चलता है। ये भौगोलिक तो सीधी बात है कि गांव के अंदर तो आप देखो ये रियल इस्टेट बिजनेस बहुत ही चलेगा ही नहीं, बहुत कम चलेगा, ना के बराबर चलेगा। शहरों में आओगे ठीक चलेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आओगे तो और ज्यादा कारोबार होता है ये रियल इस्टेट वाला। तो ये ज्योग्राफिकली डिपेंड करता है। फिर समझो सर्विसेज है कुछ, जैसे कि रियल इस्टेट है, बिजनेस सर्विसेज इसकी बात कर रहा है, इसने सबसे धीमी वृद्धि यहां पे देखी है 53 महीनों में। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो है रियल इस्टेट और बिजनेस सर्विसेज जो हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा उछाल देखा है चार्जेस में, इन पर सबसे ज्यादा चार्ज लगाया गया है, ठीक है। लेकिन इस सेक्टर की जीएसटी जो है, जीएसटी बायंसी, इनमें जो पैसा इनको देना पड़ा है या जीएसटी में जो उछाल आया है रियल इस्टेट या बिजनेस सर्विसेज में, ये उछाल तो कंसंट्रेटेड है ज्योग्राफिकली। ये मतलब भौगोलिक रूप से तय करता है कि कितना जीएसटी इन्होंने चुकाया है। मैंने कहा ना कि शहर और फिर मेट्रोपॉलिटन शहर है तो उसमें फर्क पड़ेगा, तो ज्योग्राफिकली डिपेंड करता है। तो ये अपना एडिटोरियल पूरा हो गया। अब आइए 5 ये मैच द कॉलम वाले चीजों पर। डिस्पैरिटी क्या है? असमानता कहां पे है? ये रहा अ ग्रेट डिफरेंस और इनइक्वालिटी। रिजिलियंट क्या है? स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, एबल टू विदस्टैंड और रिकवर। कंसील का छिपाना है, टू हाइड। बुलियन, प्रेशस मेटल्स और ट्रैक्शन, मोमेंटम, ग्रिप और पुलिंग पावर। खींचने की शक्ति भी होती है और गति भी होती है। अब देखिए पहला रिजिलियंट क्या है? द ग्लास वॉज सो रिजिलियंट। ग्लास रिजिलियंट नहीं हो सकता, लचीला या स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं। शी शोड अ रिजिलियंट एटीट्यूड, उसने दिखाया ऐसा एटीट्यूड। बाई बाउंसिंग बैक, तो यही हो जाएगा कि उसने वापस से बाउंस बैक किया, तो लचीलापन इसी को बोलते हैं। अगला है द कंटिन्यूअस डैश ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर फॉर्स द गवर्नमेंट टू इश्यू करेंसी नोट्स ऑफ ए हायर डैश। तो क्या लगातार जो डेप्रिसिएशन हुआ रुपए का डॉलर के मुकाबले, उसके कारण गवर्नमेंट मजबूर हो गई जारी करने के लिए करेंसी नोट्स हायर डिनोमिनेशन के, जिसकी मूल्य क्षमता, मूल्य वर्ग ज्यादा हो। जैसे 10 रुपए डिनोमिनेशन कम है, 100 का ज्यादा है, 500 का और ज्यादा है, इसको छापने के लिए मजबूर हो गई। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ फेरेट आउट? ये खोजना होता है, तो डिस्कवर्स एंड रिवील्स। फिर है कंसील का इनडायरेक्टली यूज कहां किया गया है? कंसील क्या होता है? छिपाना। द हाई WPI इन्फ्लेशन डेटा कंसील्स द फैक्ट। जो हाई WPI इन्फ्लेशन डेटा जो है वो इस तथ्य को छिपाता है। ये तो सही है, इनकरेक्ट बताना है। ही ट्राइड टू कंसील नर्वसनेस, उसने अपने नर्वसनेस छिपाने का प्रयास किया, ये सही है। डिटेक्टिव मैनेज टू कंसील द ट्रूथ, डिटेक्टिव ने सच छुपाने का प्रयास किया, ये भी ठीक है। द हैवी मेकअप कुड नॉट कंसील द डीप स्कार्स ऑन हर फेस, ये भी ठीक है। तो एक बार फिर ढंग से पढ़ो। द हाई WPI इन्फ्लेशन डेटा कंसील्स द फैक्ट, जो बहुत ज्यादा WPI इन्फ्लेशन डेटा है, उच्च महंगाई के आंकड़े हैं, ये छिपाता है इस फैक्ट को कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो एक्चुअली श्रिंक हो रहा है, कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो वास्तव में सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, ये दिखाता है। तो ये डेटा जो है वो कंसील करता है फैक्ट को दैट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज एक्चुअली श्रिंकिंग, ठीक है। ही ट्राइड टू कंसील हिज नर्वसनेस बाई स्माइलिंग ब्राइटली, उसने इंटरव्यू के दौरान छिपाने का प्रयास किया, ठीक है। डिटेक्टिव मैनेज टू कंसील द ट्रूथ फ्रॉम द हिडन डॉक्यूमेंट्स, उसने ट्रूथ को छिपाने का प्रयास किया हिडन डॉक्यूमेंट्स से। और हैवी मेकअप जो है वो छिपा नहीं सके डीप स्कार्स, सारे ही सही है भी, इसका गलत मतलब कोई भी आंसर इसका सही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, करेक्ट नहीं है। एंटोनिम बताना है, तो क्या है? बायंसी। बायंसी का मतलब क्या होता है? बायंसी का मतलब उछाल मानिए आप, तो इसका एंटोनिम बताना है आपको, तो स्लगिशनेस मान लीजिए। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए रीजन फॉर द फास्टर पिकअप इन IGST ड्यूरिंग द पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी। पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के दौरान जो इंपोर्ट GST है उसमें जो ये उछाल आया है उसका कारण कौन सा नहीं है? ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन, हायर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, अ मैसिव सर्ज इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम, यही आ जाएगा। ये नहीं दे रखा था, बाकी तो दे ही रखा था। फिर बता रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्ड इंपोर्ट्स इज मेंशन्ड इन द पैसेज। गोल्ड इंपोर्ट के संदर्भ में इस पैसेज में जो दे रखा है उसको देखना है। तो गोल्ड इंपोर्ट्स एक्टिवली रिड्यूस द ओवरऑल IGST कलेक्शन, इसने तो बढ़ाया था GST कलेक्शन, ये तो नहीं होगा। फिर द सप्लाई ऑफ गोल्ड फेल टू ए 6 ईयर लो, ये सब बात सही है।
6 साल से कम स्तर पे पहुंच गई। और फॉल इन सप्लाई वाज ड्यू टू ए 22% ड्रॉप इन बुलियन इंपोर्ट्स, जो सप्लाई में गिरावट आई है वो इस कारण से थी कि 22% मतलब ड्रॉप रहा बुलियन इंपोर्ट में। ये बातें देखो यहां दे रखी थी आपको, यहां देखो दे रखा है 22% वाला, तो इसलिए 2 और 3 जो है वो सही है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 और 3। अगला पूछा है, हाउ डज हाई WPI इन्फ्लेशन एक्सप्लेन्स द ट्रैक्शन ऑफ डोमेस्टिक रेवेन्यूज डिस्पाइट लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। जो उच्च महंगाई के आंकड़े हैं WPI से, वो कैसे समझाता है, कैसे एक्सप्लेन करता है डोमेस्टिक रेवेन्यूज के ट्रैक्शन को डिस्पाइट लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो कम रही थी 5 सालों में, उसके बावजूद भी यहां उछाल आया। क्या समझाता है? बिकॉज हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेस कंज्यूमर्स टू बाई मोर डोमेस्टिक गुड्स इमीडिएटली बिकॉज अंडर एन एड वैलोरम टैक्स सिस्टम टैक्सेस आर कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। किया जाएगा एड वैलोरम टैक्स के आधार पर। और फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग द रिकॉर्ड हाई 2.11 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है ऑथर की टोन को, किस बारे में 2.11 लाख करोड़ का जो कलेक्शन हुआ है। इसने कहा कि शुरू में तो कहा था कि भी अच्छी बात है, फिर कहा था लेकिन ये छिपाता है, इसका मतलब हाईली ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है। इनडिफरेंट और प्योरली स्टैटिस्टिकल, बिल्कुल ये पूरी तरीके से इनडिफरेंट है और पूरा आंकड़ों के आधार पर ही बात कर रहा है। फिर है बेस्ड ऑन द एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द जीएसटी मैट्रिक्स व्हाट लॉजिकल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एडिटोरियल के एनालिसिस को, मतलब इस एनालिसिस को देखकर, जीएसटी मैट्रिक्स का एनालिसिस जो इसने किया है, तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये दे ही रखा है आपको हाईलाइटेड पार्ट। द इकोनॉमी इज वेलनरेबल, इकोनॉमी जो है वो रिस्क पर है क्योंकि इट्स रेवेन्यू ग्रोथ रिलाइज हैविली ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिलाई करती है इन्फ्लेशन पर और कॉस्टली इंपोर्ट्स पर, न कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर। ये बात शुरू में करी थी ना, ये शुरुआत में हेडलाइन में दे रखा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण ये आना चाहिए उछाल, न कि इस कारण से आना चाहिए कि इन्फ्लेशन के कारण या कॉस्टली इंपोर्ट के कारण नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण होना चाहिए। बी आंसर आएगा। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब रात को 8 बजे आज क्लास देखना ना भूलें एसएससी एक्सपर्ट पर, सेशन नंबर 13, इसमें हम 15 शब्द डिस्कस करेंगे और वो शब्द मेरे साथ अब रेगुलरिटी से लेके आइए। जैसे कि आप ये रेगुलर देखते हो सेशन, वो भी देखना स्टार्ट कर दीजिए। वोकैबुलरी के लिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।